देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो किसके लिए डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सवाल उठता है कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी है क्या, है ना? फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं एनीथिंग that can be measured. Anything that can be measured is known as physical quantity. एग्जाम्पल देखिए, मास है, मास को आप मेजर कर सकते हैं। लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। टाइम है, टेम्परेचर है, फोर्स है, एनर्जी है ना, एंगल है, ये सभी जो है ओटीसी, ये सभी जो है वो मेजर की जा सकती है। इसीलिए हम फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं जो मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। आईफोन XR इज योर ब्रदर, राइट? Yes sir, phone name. Okay, what is his name? Utkarsh. Utkarsh, are you there? Utkarsh, you can speak better. हेलो सर। हेलो उत्कर्ष। यस सर। ओके, तो जस्ट Yes, मैंने sir. शुरू किया है यूनिट्स एंड डायमेंशन, और बताया है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है इट इज डिफाइंड फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज मेजर्ड। अब जैसे अगर आप कोई कहेगा कि शुगर है, राइट? शुगर को माप सकते हैं, यस? यस सर। शुगर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यस सर। केजी। शुगर इज नॉट यस सर। a Not a physical physical quantity. mass of sugar is physical quantity. Okay, Yes sir. क्या कहेंगे? Okay. मास ऑफ शुगर, क्योंकि Mass शुगर of मेजर नहीं कर रहा है, मास physical ऑफ quantity. मेजर कर रहा है। मास ऑफ शुगर इज फिजिकल। Physical quantity. तो हम किसको माप रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट Yes, की sir. बात, कोई थिंग की बात का मतलब ये है कोई हम वस्तु को नहीं माप रहे हैं, उसका जो माप रहे हैं, किस चीज को माप रहे हैं? मास को माप रहे हैं, उसकी लंबाई माप रहे हैं, उसका वॉल्यूम माप रहे हैं, उसका एरिया माप रहे हैं, उसका वेट माप रहे हैं। Mass. वो सभी चीजें जो है वो फिजिकल क्वांटिटी। एनी डाउट? No sir. There are three types. आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वाला जो नोट्स होता है वो बहुत यूजफुल नहीं होता है। ओके, मैं लिखने का समय दूंगा, आप लोग लिखते जाइएगा, तो इसी बहाने एक बार लिखना हो जाएगा तो याद भी हो जाएगा आपको। There are three types of physical quantity. Okay sir. The first is fundamental quantity. The second is derived quantity, and the third is
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सबसे पहले फंडामेंटल पे आते हैं। फंडामेंटल को हम इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एंड डेराइव्ड को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को कुछ नहीं, वही बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी को हम डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तीसरा हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए। ओके सर, हो गया। हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। all those quantities which does not depend on any other physical quantity. All those physical quantity which does not depend on any other physical quantity. All those physical quantities which does not depend on any other physical quantity. जैसे example, there are 7 physical quantities. There are 7 physical quantities. First is mass. Mass does not depend on length, temperature, anything. Mass does not depend on anything. SI unit क्या है? kg. दूसरी हो गई आपकी लेंथ। SI यूनिट क्या हो गया? मीटर। यहीं पे CGS भी लिख देता हूं। CGS यूनिट इसका क्या हो गया? ग्राम। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। SI यूनिट जो होता है वो, इसको हम लोग MKS सिस्टम बोलते हैं, जहां मीटर केजी सिस्टम होता है ना। और इसका CGS क्या होगा? यस सर, सेंटीमीटर। थर्ड टाइम। यस सर। इसका सेकंड। SI and CGS both. Fourth, टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन। ये भी SI and CGS both. And fifth is electric करंट। ये आपको एम्पियर। ये भी आपका क्या है? एम्पियर। SI एंड CGS, ये ये सबका एक ही, ठीक है ना। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस भी है, लेकिन ना तो उसको Yes, sir. SI में मानते हैं ना CGS में मानते हैं। यस सर, केल्विन में मानते हैं। अमाउंट ऑफ
सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को कहते हैं मोल। ये भी आपका एसआई सीजीएस सब में आता है। एंड 7 जो है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, कैंडेला। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंडेला। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। These 7 physical quantities are independent of any other physical quantity. ठीक है, you can say it is independent. Yes sir. Independent मतलब किसी भी क्वांटिटी को इसमें, इन 7 में कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिसको डिफाइन करने के लिए दूसरे क्वांटिटी की हेल्प ली जाए। इन 7 क्वांटिटी को अकेले डिफाइन किया गया है, बिना किसी क्वांटिटी के हेल्प के डिफाइन किया गया। That's why these 7 quantities are fundamental quantity or independent quantity. Any doubt here? No sir. कॉपी कर लीजिए। मेरा नेट Yes sir. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जान रहे थे, है ना। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्यों आज है। सो नाउ कमिंग टू डेराइव्ड क्वांटिटी। लिख लिया था सारा बेटा या फिर से लिख दो? नहीं सर, लिख लिए। ओके, डेराइव्ड क्वांटिटी को अगर देखा जाए तो क्या है ये, ऑल दोज which are dependent on other physical quantity. All those physical quantity which are dependent on other physical quantity. एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड का क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है बेटा, लेंथ है, और ये क्या है, टाइम। समझ रहे हो? तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस इज लेंथ। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। वॉल्यूम की बात करें, लेंथ
ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, मास अपॉन वॉल्यूम, इज दैट ओके? इज दैट ओके बेटा? यस सर, ओके। और सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप सभी को जानना है। मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं, उससे देखिए आप लोग कितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि सबको लिखना यहाँ पे आसान नहीं है। ओके उत्कर्ष, तो मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं आप सभी के साथ। ये स्लाइड मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है ना? स्लाइड मैं आपको बाद में दे दूंगा, सो आप चेक करिए यहां पर। दिख रहा है आप सभी बच्चों को? आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं स्लाइड को? हाँ सर, दिख रहा है। मैं ये शेयर करूंगा जिसमें क्वेश्चन भी होंगे और आपको थ्योरी भी मिलेगी इसमें। देखिए यहां पर, जैसे देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी और विच कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना? सिंपली मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, है ना? देखिए मैं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलास वाले टॉपिक में देखता हूं। देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ये क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम। वर्क, ठीक है? क्या ये समझ में आ रहा है? एनर्जी, पावर, डेंसिटी, ऑल क्लियर? आशिता समझ में आया बेटा? इम्पल्स, वर्क, एनर्जी। ठीक है, ओके। तो मैं ये अभी स्लाइड हटा देता हूं। मैं ये स्लाइड आप सभी के साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना? ये पीडीएफ फॉर्म में है, जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, चिंता ना करें। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ राइटिंग वाले पे, व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ। ये पोर्शन क्लियर है? वैसे ही फोर्स है, मोमेंटम है, क्लियर है ना ये पोर्शन? अब बात उठती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। देखिए यहां पर अगर दो फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर आप गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डेराइव्ड क्वांटिटी मिलेगा। अगर एक फंडामेंटल को डेराइव्ड के साथ गुना करेंगे तो भी आपको डेराइव्ड मिलेगा। दो डेराइव्ड क्वांटिटी को अगर गुना करेंगे तब भी आपको डेराइव्ड मिलेगा। सिमिलरली
अगर एक फंडामेंटल को दूसरे फंडामेंटल से डिवाइड करेंगे तो आपको डेराइव्ड मिलेगा। अगर एक फंडामेंटल को डेराइव्ड से डिवाइड करेंगे तो आपको डेराइव्ड मिलेगा। एक डेराइव्ड को अगर आप फंडामेंटल से डिवाइड करेंगे तो डेराइव्ड मिलेगा, और एक डेराइव्ड को अगर डेराइव से डिवाइड करेंगे तो भी आपको डेराइव्ड मिलेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे लेंथ देखिए, मास देखिए, फंडामेंटल है, वॉल्यूम डेराइव्ड है, डेंसिटी क्या हो गया, डेराइव्ड। आपको क्या करना है कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को याद रखना है। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को आपको क्या करना है, याद रखना है। और उन 7 के अलावा जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन 7 के अलावा जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मतलब उन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं, वो सभी क्वांटिटीज डेराइव्ड क्वांटिटी में आएंगे। ठीक है, 2 क्वांटिटी छोड़ के, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का SI यूनिट जो होता है वो है रेडियन, और दूसरा है सॉलिड एंगल। इसको भी डिफाइन करता हूं, सॉलिड एंगल। इसका SI यूनिट क्या है, ये आपको हो गया स्टेरेडियन, ये रेडियन हो गया, ये स्टेरेडियन। ये पेज क्लियर है सभी को बच्चों? क्या ये पेज क्लियर है? सर 1 मिनट लिखने के लिए हाँ, लिख लीजिए। दीजिए। नोट बिल्कुल सब लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आपका नोट्स कंप्लीट नहीं होता है, वो फिर गुम हो जाता है कहीं कहीं। सभी लोग नोट्स बनाइए। प्लेन एंगल क्या है ये समझिए, है ना? वो म्यूट हो गया था बेटा। प्लेन एंगल देखिए क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने बचपन से प्लेन एंगल पे बहुत सारा काम किया होगा। कोई पेज पर जो एंगल आप बनाते हैं वो वही प्लेन एंगल है। एल क्या है, आपका आर्क लेंथ है, और आर जो है रेडियस है, और ओ जो है वो आपका सेंटर है। समझना ये है हमको, प्लेन एंगल का डेफिनेशन कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय
any arc at a point at r distance situated. Angle subtended by any arc at a point at r distance situated. और इसको हम थीटा बोलते हैं, और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, L बाई आर. इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. ठीक है. अब देखिए, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 1 रेडियन कितना होता है, or you will define 1 radian. So we can say angle subtended at a distance angle subtended by arc of length 1 meter at a distance r equal to 1 meter at a point is defined as 1 radian. मतलब अगर L की वैल्यू, आर्क लेंथ की वैल्यू अगर 1 मीटर हो जाए और R की वैल्यू अगर 1 मीटर हो जाए, then theta you can say it is 1 meter upon 1 meter and this is 1 radian. समझ रहे हो? ये आपके पास है, ये आर्क है 1 मीटर और जो L है ये भी 1 मीटर. क्या हो जाएगा आपको थीटा की वैल्यू 1. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? कॉपी कर लीजिए. हो गया. ठीक. बहुत बढ़िया. आशिता, कृतिका, आप दोनों जवाब नहीं दे रहे बेटा. बहुत अच्छे. उत्सव, उत्कर्ष, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे. कॉपी किया कीजिएगा आशिता, कृतिका, और रेस्पॉन्स कीजिए. फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात है, इसमें बात किया कीजिए. यस. कॉपी कर लिया था? जिसने कॉपी नहीं किया तो बता देना, मैं बैक चला जाऊंगा, बैक पेज पे. और दूसरा है, ओके बेटा, ओके.
ओके उत्सव, ओके उत्कर्ष। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को आपको समझाने के लिए मैं देखो एक चीज दिखाता हूं आपको, सॉलिड एंगल समझाने के लिए। ये देखिएगा, ये देखिएगा, यहां से एंगल जो है, और चीज से समझाता हूं आपको, एक और चीज, एक पेन से समझाता हूं। देखिए, अगर मैं कहता हूं देखिए, एक पॉइंट से कोन जो है, एक पॉइंट से निकल के इस तरीके से गया, एक वॉल्यूम को कवर कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे प्लेन कर दूं तो क्या हो जाता है? सिंपली एक प्लेन एंगल है, ये सिंपली एक प्लेन एंगल है। लेकिन अगर हम इसको, जैसे आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन है बेटा, समझिए ये पॉइंट से निकला और ये एक एरिया सबटेंड किया। इस एंगल को मैं नाम देता हूं ओमेगा या ओ। और ये वाला क्या हो गया पार्ट? ये पार्ट है एरिया। ए का मतलब क्या है? एरिया। और आर का मतलब क्या है? रेडियस। तो हम कह सकते हैं सॉलिड एंगल को, एंगल सबटेंडेड बाय एनी सरफेस at a distance r at a, मतलब ये जो सरफेस है, देखिए वहां पर ध्यान दीजिएगा, प्लेन एंगल में क्या था? एक लाइन, आर्क जो है वो एंगल सबटेंड कर रही थी, एक लेंथ एंगल सबटेंड कर रही थी। और सॉलिड एंगल में क्या है कि एक सरफेस एंगल सबटेंड कर रही है, एक सरफेस जो है वो एंगल को सबटेंड कर रही है। और यहां पर जो है, जैसे सॉलिड एंगल इसको हम बोलेंगे एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटा आर स्क्वायर, ए बटा आर स्क्वायर। अब इसी में अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज वन स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन, तो वन स्टेरेडियन को हम डिफाइन करेंगे एंगल सबटेंडेड by area of 1 meter square surface at a point situated at a distance 1 मीटर। इसी को हम क्या कहेंगे? वन स्टेरेडियन। वन स्टेरेडियन का मतलब एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाय रेडियस के स्क्वायर को कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। मतलब ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर का होल स्क्वायर, स्टेरेडियन। वन स्टेरेडियन।
ये हो गया आपको 1 मीटर स्क्वायर और ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया और ये 1, और इसको हम क्या कहेंगे 1 स्टोरी। क्या ये पार्ट क्लियर है, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे उत्सव, बहुत अच्छे। Redmi 6 Pro, अपना नाम लिख लीजिए बेटा, तब नाम लेके बुलाने में मुझे अच्छा लगेगा। Redmi 6 Pro, iPhone XR, ऐसे बुलाने में बड़ा अजीब लगता है। अपना नाम लिख लीजिए, है ना। नाम चेंज करना नहीं आता तो बता दीजिए, मैं चेंज कर देता हूँ आपका नाम। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। ओके उत्कर्ष, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो एक आपके एनसीईआरटी बुक में, वैसे तो आईआईटी ज्यादा नहीं इस पे कोई सवाल पूछती, लेकिन नाम है क्योंकि मेथड है तो इसको एक बार देख लेते हैं। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड का यूज कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कि यहां से आप अर्थ के ऊपर से देख रहे हैं, इस पॉइंट पर आप खड़े हैं और यहाँ कोई प्लैनेट है। इस प्लैनेट को आप जब देख रहे हैं, इस प्लैनेट को आप इस पेरिफेरी के हिसाब से देख रहे हैं। इस प्लैनेट को आप देख रहे हैं। ठीक, मान लीजिए अगर ये डी है, इसका डायमीटर, डी क्या है? डायमीटर। और ये क्या है? डिस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो एंगल बनेगा, थीटा विल बी डी बाई आर। डी को हम ऑलमोस्ट उस आर्क लेंथ के बराबर मान लेते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू आर्क। और आर क्या है? डिस्टेंस। पैरेलैक्स मेथड यही कहता है कि अगर उस प्लैनेट का डायमीटर आपको निकालना है और डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, देन यू कैन फाइंड द डायमीटर। या उस प्लैनेट का अगर आपको डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, देन यू कैन फाइंड द डायमीटर। या उस प्लैनेट का डायमीटर और एंगल पता है, देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। इसी को पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। एक और चीज है, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब देखिए, लाइट ईयर है कुछ नहीं, टाइम नहीं वो कर लेना। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस, और 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर को एल वाई से भी लिखते हैं, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 टू पावर, और एक होता है पारसेक।
unit of distance used to express astronomical distance। और 1 parsec जो है वो होता है आपका 3.26 लाइट ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा 1 लाइट ईयर क्या होता है, एंड 1 parsec क्या होता है। समझ गए? और पैरेलैक्स मेथड भी समझ गए होंगे। कोई डाउट है बच्चों? मुख्य उत्सव मुख्य उत्सव अब देखिए हम लोग डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन को डिफाइन करते हैं पावर रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी। पावर रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे देखिए लेंथ है, लेंथ को हम क्या कहते हैं, एल। अगर मान लीजिए मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं, वही मैं एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और ये भी एल है और ये भी एल है, इसको क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। वैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ भी लंबाई है, ब्रेड्थ भी लंबाई है और हाइट भी लंबाई है, तो कह सकते हैं इसको L इंटू एल इंटू एल। तीनों का यूनिट मीटर में ही है, सो इट इज L क्यूब। तो देखा जाए कि पावर रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज है, मतलब जैसे लेंथ के पावर क्या है 1 है, यहाँ पे लेंथ की पावर क्या है 2, यहाँ लेंथ की पावर क्या है 3। उसी तरीके से अगर देखिएगा मास, तो मास का क्या से रिप्रेजेंट करोगे, m पे पावर 1। और वही अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का पावर आप जानते हो 1, वॉल्यूम का पावर क्या है एल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, ml-3। इसी तरीके से सभी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको किस डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया जाता है,
कि हमको पावर रेज करना है फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। तो सभी फंडामेंटल क्वांटिटी को डायमेंशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको एक बार देख लीजिए। मास को डायमेंशन में हम कैपिटल एम पे बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे, लेंथ को रखेंगे कैपिटल एल अंडर बिग ब्रैकेट, टाइम को रखेंगे कैपिटल टी अंडर बिग ब्रैकेट, टेम्परेचर को रखेंगे केल्विन के अंडर बिग ब्रैकेट। इलेक्ट्रिक करंट को रखेंगे ए अंडर बिग ब्रैकेट, ए मतलब एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है कैंडेला CD से। ओके उत्कर्ष, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सातों फंडामेंटल क्वांटिटी को डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट हम लोग जब अदर फंडामेंटल या डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो उसको किस तरीके से हम फंडामेंटल पे उसकी डिपेंडेंसी को शो करेंगे, कितने पावर में उसकी डिपेंडेंसी को शो करेंगे, ये डायमेंशन से पता चल जाएगा। ठीक है, कितने पावर से उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। ओके, कॉपी कर लीजिए। ओके बेटा, ओके उत्सव, ओके उत्कर्ष। अब देखिए, जैसे मैं कुछ डायमेंशन निकालना आपको सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप डायमेंशन निकाल अच्छे से पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ बटा टी, क्या लिखेंगे एल टी माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये लेंथ के पावर 1 और टी पे पावर -1 में डिपेंड करता है। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मास पर ये डिपेंड नहीं करता, तो मास पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। उसी तरीके से एक्सेलरेशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन को कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, m0 l1 t-1 अपॉन टाइम का डायमेंशन t, ये हो गया आपको lt-2, या आप लिख सकते हैं इसको m0 l1 t-2। दोनों करेक्ट है बेटा, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, वैसे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो देखेंगे अगर तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन लेंथ पावर 1 पे डिपेंडेंसी है, यहाँ टी पावर -1 का डिपेंडेंसी है, टी पे पावर -2 का डिपेंडेंसी है। कमिंग टू फोर्स, बताइए फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। m एक्सेलरेशन का क्या है lt-2, मास का हो गया m,
एक्सेलरेशन का हो गया ALT -2। वर्क पे आते हैं। वर्क क्या कहता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? MLT -2 इंटू L, और ये हो गया आपको ML² T -2। ML² T -2। उसी तरीके से अगर हम एनर्जी को देखें, एनर्जी में आते हैं, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv²। हाफ इज अ नंबर, ठीक है? हाफ इज अ नंबर, ऑल द नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है? तो हाफ का डायमेंशन क्या हो गया? m0 l0 t0, ठीक है? इनटू मास का डायमेंशन m, और वेलोसिटी का डायमेंशन LT -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ML² T -2। जो वर्क का है वही एनर्जी का आया। नोट करके रखने वाली बात है, हाफ इज a number and all the numbers are dimensionless. All the numbers are dimensionless. Half is a number and all the numbers are dimensionless, ठीक है? एंड डायमेंशनलेस कौन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m0 l0 t0। मतलब कोई नंबर अगर है, हाफ है, 1 है, 2 है, 100 है, कुछ भी, that is not depending on mass, neither length nor time. So m0 l0 t0। All clear? ओके, एक्सेलरेशन। उत्सव देखिए, एक्सेलरेशन देखिए उत्सव। एक सेकंड। देखिए एक्सेलरेशन बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रही है तो वेलोसिटी है ना 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, इट विल अगेन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ही रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रह जाएगा? वही जो वेलोसिटी का है। सो वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी बोथ विल हैव सेम डायमेंशन, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही हो जाएगा जो वेलोसिटी का है, डिवाइड बाय टाइम। सो क्या हो जाएगा? L तो 1 ही रह गया, लेकिन T जो है वो -2 हो गया। सो m0 l1 T -2। नाउ इट्स ओके उत्कर्ष। ओके ओके उत्सव, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।
ओके उत्कर्ष, ओके उत्सव, आशिका कृतिका जवाब नहीं दे रहे हैं बेटा। फिजिक्स में इंटरेक्शन जरूरी है बच्चे, आप जितना बात करेंगे टीचर से उतना चीजों को बेहतर समझेंगे, है ना। शुरू से ही ये आदत बना के रखिए कि आपको बात करनी है। ओके आशिका, उसी तरह से देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने सीखा होगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। अब देखिए मास तो मास है m पे पावर 1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? वही होगा जो एक्सेलरेशन का है, LT-2। ग्रेविटी की वजह से हो या किसी फोर्स की वजह से, है तो एक्सेलरेशन। और हाइट का क्या हो जाएगा? L। ये क्या बन गया बेटा? ml²T-। उसी तरीके से एक टॉर्क है, टॉर्क, या इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये एक रॉड है, ये क्या है? एक रॉड है, और ये इस पॉइंट पे रॉड को हिंज किया गया है, और यहाँ पर अगर आप फोर्स F लगाएंगे और ये डिस्टेंस R है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, टॉर्क हो जाएगा F इंटू R, क्योंकि R F के परपेंडिकुलर है। सो टॉर्क क्या हो जाएगा? F इंटू R। तो F इंटू R का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml/T-2। R क्या है? डिस्टेंस है, सो इट विल बी L ml²T-2। आपने यहाँ पे देखा वर्क का डायमेंशन क्या है? ml²T-2। आपने एनर्जी का डायमेंशन देखा, एनर्जी में दो एनर्जी हुए, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन देख लिया ml²T-2। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन देख लिया ml²T-2। और आपने टॉर्क का देख लिया, टॉर्क का डायमेंशन भी देख लिया ml²T-2। तो देखा जाए तो चारों जो है वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। इसका अगर SI यूनिट पे विचार करें तो क्या होगा? SI यूनिट इसका जूल होगा, इसका भी जूल होता है, इसका भी जूल होता है, लेकिन इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। टॉर्क का SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। एनर्जी का जूल, वर्क का जूल। लेकिन अलग अलग यूनिट होते हुए, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होते हुए, या यूनिट सेम है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी अलग है, इन सभी का डायमेंशन क्या है? सेम है। क्या ये समझ में आया सभी को? एक बार देख लीजिए बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं।
ओके, लिख लिया? सभी बच्चों ने लिख लिया? एक और ऐसा एग्जाम्पल कराता हूं। जैसे देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? ml/t-2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। और ये क्या होता है? ml-1t-2। ठीक है। स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ भी लंबाई है, डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या हो जाएगा? m0l0t0, क्योंकि दो लेंथ का रेशियो है, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसल हो गया। अब देखिए स्ट्रेस, तो प्रेशर और स्ट्रेस में यही अंतर है। इसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है इसका? ये पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का भी क्या है? ये भी होता है आपको फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये सॉलिड्स में होता है। ये लिक्विड के लिए होता है या गैस में होता है, और ये क्या होता है आपको? सॉलिड के लिए। तो क्या इसका भी डायमेंशन सेम हो जाएगा? और इसका यूनिट क्या होता है? और पास्कल, है ना। उसके बाद बात उठती है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है? ये होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। अभी के लिए याद रख सकते हो यंग मॉडुलस, क्योंकि ये मैं आपको 11th में ही पढ़ाऊंगा। यंग मॉडुलस किसी मेटल की प्रॉपर्टी होती है या किसी इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक सबस्टेंस। वो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है? ml-1t-2 डिवाइड बाई इसका डायमेंशन m0l0t0। तो क्या बन जाएगा ये? ml-1t-2। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या है बेटा? ml²t-2 अपॉन वॉल्यूम क्या है? L3। क्या बन गया? ml-1t-2। इसका भी अगर यूनिट देखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है, और डायमेंशन यहाँ सेम है। यूनिट सब अलग अलग है, यूनिट भी सेम है कुछ के, इसका यूनिट अलग है लेकिन डायमेंशन सेम है। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आ गया बच्चों? एक फाइनल कंक्लूजन करके क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि आपकी अगली क्लास का भी टाइम हो जाएगा, है ना।
एक फाइनल कंक्लूजन करते हैं। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके उत्कर्ष, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है। ओके उत्कर्ष, उत्सव, एक फाइनल कंक्लूजन ये है बेटा, जो फाइनल कंक्लूजन है, मैंने दो एग्जांपल आपको कराया जिसमें यूनिट डायमेंशन सेम है, यूनिट कुछ के अलग है कुछ के सेम। तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन जो है टू और more physical two or more different physical quantity may have same dimensions, may have same dimensions, may have same dimensions and may have same यूनिट्स। ठीक है, मतलब अलग भी हो सकता है लेकिन सेम हो सकता है। मे हैव इसलिए बोला हूं, मस्ट हैव नहीं बोला हूं, मे हैव बोला हूं। इज दैट ओके? ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। सेकंड कंक्लूजन इसका ये है, इफ, सेकंड कंक्लूजन है इफ टू different physical quantities have same units, then dimension must be same. Third, if two different physical quantities have same dimension, then units may or may not be same. क्या ये समझ में आया सभी को बच्चों? उत्सव, उत्कर्ष, आशिता, कृतिका, ये 3 पॉइंट सबको क्लियर है? अगर यूनिट सेम है, डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा, लेकिन डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए अच्छी बात है। आज की